कि किसमें कितनी क्षमता दिखती है और वो किस क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय दिखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम मंत्रीवार सबका नाम लेते जाएं तो हम लोगों को पता चलेगा कि उनकी सक्रियता कितना फ़ायदा पहुंचाएगी राज्य को। तो आप जैसे आप सबसे कम उम्र की बात हुई कि शिल्पी नेहा तिर्की हैं, उनके अंदर ऊर्जा बहुत दिखती है, वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, बहुत कुछ बदलना चाहती है। तो यूथ के मुद्दों को बहुत उठाती रही हैं, यूथ तो हो के सकता मुद्दों है को कि लेकर शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग एक बात ध्यान ये दिया रखिएगा, जाए। यूथ की जो हम लोग जो प्रोग्राम्स करते हैं और वो जो उसमें कमेंट्स आते हैं, कल जो रिजल्ट घोषित हुए उस पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, मैं उसको बारी बारी से पढ़ रहा था। यूथ को सेटिस्फाइड करना इस सरकार को बहुत ज़रूरी है। यूथ को संतोषजनक जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ सब चीज़ सही होगा, और इसके लिए कुछ यूथ फेसेस सामने आने होंगे और मंत्रिमंडल को खास तौर पर उनका ध्यान रखना होगा। तो इस बात का ध्यान रखा गया, इसीलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा युवा मंत्री बनाए गए हैं ना। युवा मंत्री बनाया जाना एक तर्क है, युवा मंत्रियों का युवाओं के लिए काम करना दूसरी बात है। ये अब उन युवा मंत्रियों पर निर्भर युवा करेगा। मंत्रियों को इस ओर ध्यान देना होगा, तब जाकर यूथ उनसे जुड़ पाएंगे। अभी जो भी एग्ज़ाम्स हों वो कैलेंडर के हिसाब से हो, JSSC के हों या जहाँ भी हो, और यूथ को नौकरियों में मौका मिले, और जो एक आरोप पिछली फेयर एग्ज़ाम हो, ये तमाम तरह की बातें जो पिछली बार एक चुनौती बन गई थी और जिससे कि यूथ नाराज़ थे। अब ये मैंने कहा कि ये एक अच्छी बात है हेमंत सोरेन के लिए कि उन्होंने उन लोगों को यूथ को ध्यान में रखते हुए अपनी सरकार का एक तरह से चयन किया है। नो डाउट इसमें पार्टीज़ का बहुत बड़ा योगदान है, पार्टी अपनी तरह से नाम देती है, तो वो एक अपना इशू है, हो सकता है, लेकिन यूथ को नौकरी ठीक से मिले, उनकी परीक्षाएं ठीक से हों और यूथ को किसी तरह से आंदोलित ना होना पड़े किसी मुद्दे को लेकर, ये ध्यान रखना होगा। बीजेपी ने इन सारे मुद्दों को पिछले चुनाव में भुला दिया और इसलिए उनकी हालत या दुर्दशा ये हुई है। तो इस बार मुझे नहीं लगता है कि जब हेमंत सोरेन सरकार में आए हैं तो वो ऐसी कोई गलती करेंगे, और आने वाले दिनों में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि सरकार किस तरह से काम करती है। शिल्पी नेहा तिर्की से बहुत उम्मीदें हैं, ज़्यादा करीब से जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं वो देखते हैं। मेरे ख्याल से मदन बताएंगे कि शिल्पी नेहा तिर्की के काम करने का तरीका क्या है और किस तरह से वो चीज़ों को लेंगी। एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि मंत्रालयों का बंटवारा होगा तब पता चलेगा कि किसकी क्या भूमिका रहेगी, लेकिन पूरे मंत्रिमंडल को अगर किसी एक बात को एड्रेस करना है जो अभी लगता है वो है यूथ, और यूथ की नौकरी या यूथ की रोज़गार या यूथ की स्थिति। चूँकि ये सही है कि मैया योजना एक इस चुनाव में एक फैक्टर रहा है, लेकिन इस फैक्टर के ज़रिए ये बहुत लंबा चलने वाला फैक्टर नहीं है, कुछ दिनों तक चलेगा फिर ख़त्म हो जाएगा। आप कितने रुपए तक बढ़ा सकते हैं, आपको एक सर्टेन लेवल पर जाकर रुकना पड़ेगा और वहाँ से फिर सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। तो अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि हम यूथ को क्या कर पाते हैं। यूथ खुश होगा तो शायद उनका घर खुश होगा, फिर किसी को अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने घर को संतुष्ट रख पाएगा। बिल्कुल, देखिए शिल्पी नेहा तिर्की झारखंड को अच्छे से जानती है, यहीं पर वो पली बढ़ी हैं और आदिवासी समाज में समाज के लोगों को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है वो जानती हैं, प्लस युवा हैं तो युवाओं की समस्याओं को भी देख रही है। लगभग 2 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा उसमें लगातार युवाओं से मिलती रही, युवाओं के रोजगार से लेकर के अन्य जो समस्याएं हैं राज्य में वो जानती हैं। और दूसरा, एक जब हायर एजुकेशन आपके पास होता है और आप जब बाहर भी नौकरी करके आते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस भी आपके पास होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर का भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो और सोशल अगर एक्सपीरियंस हो जाए तो दोनों को मिलाकर अगर आप काम करना चाहते हैं तो एक बेहतर रिजल्ट मिलता है, बेहतर परिणाम मिलता है। तो कम उम्र में एक अच्छा अनुभव जो है वो है, और सदन में आपने उनको सुना भी होगा कि एक डाटा पेश करती है, डाटा रखती है कि आखिर कोई भी टॉपिक हो तो उस पर
वो रिसर्च करती है, उसको वो पढ़ती है और फिर आकर के सदन में जो है अपनी बातें रखती है। तो इस माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि एक मेहनत जो है वो दिखता है और एक लगन भी है कि हम अगर सामाजिक क्षेत्र में भी आए हैं, राजनीति के क्षेत्र में आए हैं, तो हम एक बेहतर परिणाम दें, लोगों के हित में हम काम करें। इस ध्येय से अगर आप चुनाव के मैदान में या फिर राजनीति के मैदान में होते हैं तब लोग आपके साथ होते हैं। और इसी का परिणाम है कि इतने कम उम्र में भी कांग्रेस जैसी पार्टी ने भरोसा जताया। कई बड़े नेता थे, कई बड़े विधायक थे, कई दावेदार थे, लेकिन उसमें अगर आपने रास्ता बनाया तो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस को देखा है। और मुख्यमंत्री के कैबिनेट का हिस्सा बनना मतलब आपका कैप्टन का भी परमिशन होता है, चयन होता है, तभी जाकर के आप चुने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कांग्रेस से विधायक हैं तो सिर्फ कांग्रेस ने आपका नाम दे दिया और फिर की सहमति जरूरी है, आपको जो है कैबिनेट में शामिल कर लिया जाएगा। तो चमरा लिंडा को लेकर मेरे ख्याल से उदय के पास थोड़ी जानकारी होगी। उदय, चमरा लिंडा को लेकर कितना हम कह सकते हैं कि एक मंत्री के बतौर उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी? देखिए, चमरा लिंडा एक छात्र नेता के तौर पर जिस तरह से आज जयराम को लोग जान रहे हैं, उस तरह से कभी भूमिका चमरा लिंडा की हुआ करती थी। और जब झारखंड बन रहा था तब वो अक्सर आंदोलन किया करते थे, जन मुद्दों को लेकर, छात्रों के मुद्दों को लेकर आंदोलन करते थे। और राजनीति में उनका उभार 2005 में सबसे पहले देखने को मिला था। 2005 में सिर्फ 550 वोटों से वो हार गए थे, लेकिन उसके बाद वो लगातार क्षेत्र में बने रहे। और उनकी पकड़ का नतीजा देखिए ऐसा दिखा कि 2009 में उन्होंने निर्दलीय जीत हासिल की, 2014 के चुनाव में जीत हासिल की, 2019 में भी जीते और 2024 में भी जीते। 2019 में वो जेएमएम के टिकट से जीते थे, 2024 में भी वो जेएमएम के टिकट से जीत के आए। और देखिए, वो काफी पढ़े लिखे उम्मीदवार माने जाते हैं। और वो खुद कहा करते थे कि जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हुआ करते थे तो वो यहाँ से आदिवासियों को सरना कोड में शामिल करने को लेकर ज्ञापन लेकर यहाँ से गए थे और उन्हें संवैधानिक बारीकियों का भी अच्छा खासा ज्ञान है। तो देखिए, हेमंत सोरेन ने इस बार जिन लोगों को चुना है और ऐसे तेज तर्रार बारीक पकड़ वाले लोगों को चुना है जो सीएनटी एसपीटी एक्ट से लेके जानकारी रखते हैं। देखिए, जेएमएम के मंत्रियों की पूरी सूची अगर देखी जाए तो दीपक बिरुआ भी बहुत तेज तर्रार पढ़े लिखे लोगों में से माने जाते थे। वो पूर्व में भी जब विधायक हुआ करते थे दीपक बिरुआ, रघुवर सरकार के दौरान भी, तो वो तमाम मुद्दों को, बातों को रखा करते थे सरकार के सामने, जेएमएम की बातों को रखा करते थे। उसी तरह से रामदास सोरेन वो अपनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं और चमरा लिंडा भी उसी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो हेमंत सोरेन ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि जो मंत्री पद के लिए चुने गए हैं वो पढ़े लिखे हों, अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें और उन पर किसी तरह का कोई गंभीर आरोप ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। तो इस बार की कैबिनेट में ये एक प्लस पॉइंट कहा जा सकता है। ऐसे विवादित चेहरे वाले लोगों से थोड़ी दूरी बरती गई है और ये एक बड़ी बात कही जा सकती है हेमंत सोरेन सरकार को लेकर। अभी फिलहाल ऐसा मेरे ख्याल से मैसेज देने की कोशिश की गई है खास तौर पर कि इस बार विवाद नहीं, इस बार कोई इस बार काम होगा, क्योंकि कोरोना का हवाला नहीं दे सकती है सरकार। और देखिए, ये चाहे दीपक बिरुआ हो, चाहे चमरा लिंडा हो, चाहे रामदास सोरेन हो, अच्छे खासे अंतर से जीत के आए हैं। चमरा लिंडा अपनी पकड़ वो दिखाते हैं कि भाई जब हम निर्दलीय, अपना वजूद इतना मजबूत है कि जेएमएम को भी वो मजबूती दे रहे हैं। और खासकर उस बिशुनपुर गुमला, ये जो इलाका था, ये कांग्रेस का गढ़ कभी माना जाता था, वहां पे उन्होंने जेएमएम का झंडा गाड़ दिया है और लगातार उसका प्रभाव कई अन्य सीटों पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, लेकिन चमरा लिंडा के साथ ये भी बात है कि जेएमएम ने उन्हें बर्खास्त किया था, वो निर्दलीय बागी बन के चुनाव लड़े थे, टिकट देने पर भी संशय था कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, निलंबन हुआ था, लेकिन इसके बाद उन्हें टिकट दिया जाता है, वो जीत के आते हैं, हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं। तब तक कोई ये नहीं कयास लगा पाता कि वो मंत्री बनने की रेस में शामिल हैं। और जिस तरह से कहा जाता है कि छुपे रुस्तम की तरह चमरा लिंडा निकल कर सामने आए हैं और इस बार उन्हें मंत्री बनाया गया है। बिल्कुल। एक और नाम है उदय, सुदिव्य सोनू, जो काफी जब सरकार खतरे में थी या जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था तो वो पार्टी को संभालते हुए नजर आए थे। कल्पना को पूरी तरह से एक राजनीतिक सपोर्ट उन्होंने दिया था, कल्पना सोरेन को उस वक्त। उन्हें भी मंत्री का पद मिला है, उनके ऊपर किस तरह की जिम्मेदारी रहेगी और वो मंत्री के रूप में उन्हें कैसे देख पाएंगे? देखिए, वो भी काफी पढ़े लिखे तेज तर्रार विधायकों में उनका भी नाम आता है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, कि बीजेपी के विधायक जब भी घेरते थे 2019 से 2024 के कार्यकाल में विधानसभा में, तो सबसे मुखर रहने वाले विधायकों में से एक थे। और जब भानु प्रताप शाही हो या रणधीर सिंह हो या फिर बिरंची नारायण हो, ऐसे विधायक जो सदन में आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे, उन्हें काउंटर करने के लिए सुदिव्य सोनू सबसे आगे मौजूद रहते थे और अपने तर्कों को सामने रखते
रखते थे। और जब हेमंत सोरेन मुसीबत में थे, जब उन्हें जेल जाना पड़ा, तो उन्होंने पार्टी को एकजुट रखा था। कल्पना सोरेन के साथ वो साए की तरह खड़े थे। गांडे उपचुनाव पूरे उन्हीं के निर्देशन में लड़ा गया था। सरफराज जी को किस तरह से सांसद में भेजा जाना है, राज्यसभा भेजना है, उनकी सीट पे लड़ाना है, ये सारा चीज का मास्टरमाइंड सुदीप सोनू थे। और इसी का उन्हें इनाम मिला है कि सुदीप सोनू को आज मंत्री बनाया गया है। सरकार के संकट मोचक के तौर पर उस वक्त वो सामने आए थे। कल्पना सोरेन को उन्होंने जीत दिलाई थी और पूरी रणनीति उनकी थी। यहाँ तक कि कल्पना सोरेन जब प्रचार में जाती थी तो उन्हीं का जो रिसोर्ट है वहीं पे रुकती थी, वहीं रणनीति बनती थी। इस तरह से पूरी तरह से एक पार्टी को उन्होंने मजबूत आधार, खासकर उस दक्षिणी उत्तरी छोटा नागपुर के इलाके में पार्टी को एक मजबूत आधार दिया उन्होंने, और इसी का उन्हें इनाम मिला है। मदन, आपको क्या लगता है? इनाम है, लेकिन मतलब एक मंत्री के तौर पर किस रूप में देख रहे हैं? कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक सही व्यक्ति का चयन भी हुआ है। सदन में अगर आप देखें तो जब कोई एक विधायक आता है तो चुनकर अगर आते हैं तो विधायक सिर्फ सदन के बाहर जो बयान देते हैं उस पर ही निर्भर नहीं करता कि उनमें कितनी योग्यता है। जब वो सदन के भीतर तथ्यों के साथ अपनी बात को रखते हैं और जब लगातार बजट को लेकर के डिबेट हो या फिर एक तरह से सरकार का पक्ष रखना हो, तब सुदीप सोनू संकट मोचन की तरह खड़े होते हैं और बीजेपी पर कड़ा प्रहार करते थे। तो एक तरह से कहें तो जेएमएम का वॉइस बनकर वो सामने आते थे और इसका ही इनाम जो है हम कहें तो सुदीप सोनू जी को मिला है। और एक रणनीतिकार के तौर पर भी जेएमएम में वो अब सामने हैं, तो जरूर इसका फायदा जो है पार्टी को भी मिलेगा, सरकार को भी मिलेगा और सुदीप सोनू मंत्री के तौर पर भी एक बेहतर काम करके दिखाएंगे। रंजन जी, दीपिका पांडे सिंह को देखिए, पिछले बार कृषि मंत्रालय मिला था और उन्होंने किसानों के लोन माफ करवाए थे। अब क्या लगता है कितनी बड़ी भूमिका में दिखेंगी दीपिका पांडे, और मंत्री के तौर पर कांग्रेस ने या फिर हेमंत सोरेन ने क्यों उनका चयन किया? मुझे लगता है कि जो मंत्री पिछली सरकार में जो जिम्मेदारी संभाल रहे थे, शायद उसे कंटिन्यूटी के रूप में देखा जाए और कृषि मंत्रालय एक बार फिर से जो है वो दीपिका पांडे सिंह को मिल सकता है। बस एक चीज़ ये देखनी है कि जैसे महिला और बाल विकास मंत्रालय जो बेबी देवी के पास था, वो मंत्रालय किसे मिलता है, क्योंकि हम झारखंड में जब जेएमएम की तरफ के मंत्रियों की लिस्ट देखते हैं तो वहाँ पर मुझे महिला मंत्री जो है वो नहीं दिख रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो विभाग किसे जाएगा, किसी के साथ वो जुड़ेगा। और अब एक बात और भी होगी कि ये विभाग पहले जेएमएम के पास था, तो क्या एक्सचेंज होगा तो किस मंत्रालय के साथ होगा। ये बहुत सारी चीज़ें जो है, सम्मान योजना तो उसी में आए। हाँ, मैया सम्मान योजना उसी में आएगा, महिला बाल विकास मंत्रालय में। और इस वजह से जो है, इसलिए आपने देखा होगा कि जब महिला सम्मान यात्रा निकल रही थी, जब कल्पना सोरेन सभाएं कर रही थी, तो साथ में जो है बेबी देवी हुआ करती थी। दीपिका पांडे भी थी, चूंकि वो महिला मंत्री थी, वो कृषि विभाग से संभाल रही थी। तो अब इस बार देखना है कि तो क्या हो सकता है ये मंत्रालय उन्हें मिल जाए। नहीं, देखिए कृषि मंत्रालय तो शायद वो न छोड़े। देखिए कांग्रेस के पास जो महत्वपूर्ण विभाग थे, जैसे वित्त मंत्रालय उसके पास था, संसदीय कार्य मंत्रालय उनके पास था, जो कि रामेश्वर उरांव संभालते थे। तो मुझे लगता है कि इस जगह पे अगर हम राधा कृष्ण किशोर को देखें इन दोनों विभागों को संभालते हुए, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर इरफान अंसारी ग्रामीण विकास विभाग संभाल रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो मंत्रालय भी कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहेगी, वो मंत्रालय भी उसी के पास रहेगा। इसी तरह से कृषि मंत्रालय में चूंकि दीपिका पांडे सिंह का काम अच्छा था, और उससे भी पहले आप देखिए तो बादल पत्र लेख थे, और दिलचस्प ये था कि दोनों संथाल से ही थे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि कृषि मंत्रालय भी दीपिका पांडे सिंह के पास ही रहेगा। आप देखना, ये दिलचस्प है कि क्या शिल्पी नेहा तिर्की को महिला विकास मंत्रालय जो है वो सौंपा जाता है और उसके साथ कुछ और विभाग जो हैं वो जोड़े जाते हैं। ये एक दिलचस्प होगा देखना। इसके अलावा एक और एक बात रंजन ध्यान देना होगा कि जो महिला विकास मंत्रालय है, आमतौर पर ये ट्रेंड भी रहा है
कि महिला विकास महिलाओं को और दिया बाल जाता वो है। महिलाओं को ही दिया जाता है। जी, इसीलिए मुझे लगता है तो हाँ तो कि वो शिल्पी नेहा तिर्की को दिया जा सकता है। वो लगता है। जी हाँ, साथ में कोई साथ और में कुछ विभाग और जो है महत्वपूर्ण विभाग भी हाँ, है। वो दिया जा सकता है। लेकिन जैसे अब शिक्षा मंत्रालय था, वो आपको जेएमएम के पास था। तो वो सुदीव्य सोनू को जा सकता है। तो लेकिन एक और विभाग है जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूँ, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो विभाग है। हाँ, तो उत्पाद उत्पाद और एवं मद्य मद्य निषेध विभाग किनको मिलता है? मुझे लगता है कि सुदेव्य सोनू शायद उत्पाद एवं मद्य क्योंकि वो निषेध रेवेन्यू विभाग से भी बहुत जुड़ा हुआ है बहुत जुड़ा मामला। रहता है। तो मुझे लगता है उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग जो है वो सुदेव्य सोनू के पास जो है वो जा सकता है। जो मुझे लगता है इसके अलावा पेयजल विभाग जो था वो विभाग भी जेएमएम के पास था। तो वो किन्हें दिया जाता है? क्योंकि देखिए, पेयजल की समस्या तो झारखंड की एक कॉमन समस्या है। आप संथाल चले जाइए, पलामू चले जाइए, कोल्हान में भी है, और फिर आप अगर इधर आप दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर जाएं तो वहाँ भी आपको जहाँ पर भी जाएं पानी की समस्या के बारे में बात करते हुए लोग आपको मिल जाते हैं। तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग भी जो है वो एक महत्वपूर्ण विभाग है। वो किनको जाता है ये भी देखना जो है वो और यहाँ ध्यान दिलचस्प देने होगा। योग्य बात है कि पेयजल को लेकर केंद्र की भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। बहुत वो भी उनके साथ भी एक ऐसा वो हर घर चाहिए। नल जल योजना जो हाँ, है, वो हर घर नल जल योजना है, प्लस सरकार की अपनी, यहाँ राज्य सरकार की अपनी योजना होगी। तो इनके साथ एक बेहतर यूनियन कॉम्बिनेशन चाहिए। बनाने वाला भी एक आदमी चाहिए। या और हफीजुल हसन के पास अगर आप देखिए तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग था। निबंधन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है कि निबंधन जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पुराने मंत्री थे, शायद वो जिस पोर्टफोलियो पे काम कर रहे थे, जिस वही विभाग मिल के मंत्री सकता थे, है। हाँ। उसको वो रिटेन करेंगे ताकि एक कंटिन्यूटी आपको गवर्नमेंट में दिख सकती है कि हाँ, उसे ही आगे बढ़ाएंगे। नई चीज़ों जब आपके सामने आती है नई चीजें, तो फिर आपको उसको समझने बूझने में इसके अलावा भी रंजन थोड़ा जी, बहुत देखिए, वक्त लगता है। आरजेडी के विभाग पास का, श्रम विभाग था, अब सत्यानंद भोक्ता नहीं है, अब संजय यादव हैं। तो क्या ये विभाग आरजेडी ही के पास जाएगा या फिर चेंज होगा इस बार? देखिए, कुछ एक विभाग इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आरजेडी को शायद वही विभाग मिले जिसमें वो थे। चूंकि जो अलॉटेड विभाग होते हैं वो कोई छोड़ना नहीं चाहता है आमतौर पर। और मुझे लगता है कि वो भी एक, चूंकि हालांकि वो एक महत्वपूर्ण विभाग है और इस बार देखिए युवाओं को फोकस करना है, उसी पर चर्चा जी हो हाँ, रही तो है। वो विभाग अगर इधर उधर होता है तो ये देखना दिलचस्प होगा योगेंद्र प्रसाद किस विभाग में जाते हैं, ये भी देखना जो है वो दिलचस्प होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मुख्यमंत्री ने तो सोच रखी होंगी सारी चीज़ों को पहले से। अब कब वो सामने आती हैं चीज़ें, हम उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या मदन, क्या कोई अभी तक रूपरेखा तैयार हुई है? कोई जानकारी है ऐसी कि किस मंत्रालय का बंटवारा कब तक होगा? देखिए, अगर आप पिछले 3 बार का मंत्रिमंडल विस्तार देखें तो देर शाम तक जो है यह चीज़ें क्लियर हो जाती थी कि किनको क्या विभाग मिला है। लेकिन नए चेहरे हैं, नई सरकार है, नई तेवर में है, तो मंथन के साथ विभाग का जो है बंटवारा हो रहा है। तो ऐसे में थोड़ा वक्त जो है वो लग रहा है। अब इंतज़ार है कि किसी भी वक्त जो है वो सूची आ जाएगी, किन मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, कौन से विभाग बंटवारे में मिला है। तो अब अंतिम सूची जो है, अंतिम रूप जो है वो मंथन के साथ तैयार किया जा रहा है। तो इंतज़ार है कि कितना जल्द वो सूची जो है हम लोगों के पास उपलब्ध हो और फिर हम अपने दर्शकों तक वो जानकारी दे पाएँ कि किसके जिम्मे कौन सा विभाग, कौन सी जिम्मेदारी है। मदन जी, चर्चा हो रही थी कि अब अमूमन जो पुराने मंत्री रिपीट किए गए हैं, इस बार भी मंत्री बने हैं, तो उनको वही विभाग दिया जाएगा। बस नए लोगों में विभागों का बंटवारा कैसे होगा, इस पर ही मंथन चल रही होगी। नहीं, देखिए, जैसे दल के हिसाब से जो चीज़ विभाग थे उसमें चेहरे बदले हैं, तो हो सकता है कि विभाग भी दल के हिसाब से बदल जाए। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को सिर्फ स्वास्थ्य, ग्रामीण और वित्त और ये कृषि ही मिले। ऐसे में सरकार की तरफ से मंथन किया जा रहा है कि जो बेहतर परफॉर्मेंस जिस विभाग में कर सकते हैं उनको उस विभाग की जिम्मेदारी दी जाए। और महिला कोटे से जेएमएम में इस बार नहीं के बराबर यानी कि 0 रहा, तो अब कांग्रेस कोटे से जब 2 महिला मंत्री हैं तो वो महिला समाज विभाग भी जो है, समाज कल्याण विभाग भी दिया जा सकता है कांग्रेस कोटे में। तो इसी पर एक मंथन जो है वो जारी है कि आखिर किसके जिम्मे कौन सा विभाग जाए जिसमें वो बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। तो अब आखिरी दौर का मंथन जो है वो जारी है।